चलो आ जाओ, बात शुरू करते हैं सिंगुलर पॉइंट या विचित्र बिंदु के बारे में। विचित्र बिंदु, सिंगुलर पॉइंट क्या है, इसके बारे में क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है, ये टॉपिक है किसका भाई? ये टॉपिक ग्रेजुएशन का है, ये टॉपिक आपके ग्रेजुएशन का है, ठीक है, कॉलेज का टॉपिक है, यूजी लेवल का टॉपिक है। कहाँ मिलेगा? नवकार की बता सकता हूँ, जेपीएच के बारे में तो मैं नहीं जानता। नवकार की बुक को जब आप खोलेंगे तो नवकार की बुक के अंदर आपके अवकलन गणित की जो किताब है, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में चलती है, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में चलती है, उस किताब में आपको मिल जाएगा। टॉपिक का नाम होगा विचित्र बिंदु के नाम से, जो भी टॉपिक है उसी नाम से ये टॉपिक आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की अवकलन गणित या डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से जो बुक है, उस बुक के अंदर नवकार वाली बुक जेपीएच में देख लें, फर्स्ट ईयर में ही है नॉर्मली ये, तो आपको जेपीएच में भी फर्स्ट ईयर में ही मिल जाएगा। जेपीएच भी अगर आप खोलेंगे तो उसमें भी फर्स्ट ईयर में जो अवकलन की किताब चलती है, अब हो सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में थोड़ा लेन देन अलग अलग हो, तो वो हो सकता है। बाकी नवकार में जाओगे तो अवकलन गणित के अंदर आपको विचित्र बिंदु के नाम से टॉपिक मिल जाएगा। एक ही प्रश्नावली है, बस छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा है नहीं, तो एक प्रश्नावली जितना टॉपिक है, एक ही प्रश्नावली मिलेगी, एग्जाम्पल मिलेंगे, प्रश्नावली मिलेगी, छोटा सा है। उम्मीद करते हैं एक सवाल की चांसेस रहते हैं इसमें पेपर में आने के, कि एक सवाल आ जाएगा, तो आसान टॉपिक है, आसान है, थोड़ा सा समझना है और एक सवाल तैयार। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। किस चीज के बारे में? ये इस टॉपिक में विचित्र बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। विचित्र बिंदु में भी दो विचित्र बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पढ़ेंगे विचित्र बिंदु क्या होते हैं, सबसे पहले कहानी तो यहीं से स्टार्ट होगी। विचित्र नाम बड़ा प्यारा है, विचित्र। वैसे गणित में क्या बहुत सारी विचित्र चीजें आती है, जैसे विचित्र बिंदु, विचित्र हल, विचित्र बिंदु, विचित्र हल, विचित्र समीकरण, विचित्र मैट्रिक्स, है ना, विचित्र विचित्र चीजें कई आती है। और हमारे जीवन में भी बहुत सारे विचित्र लोग मिल जाते हैं, तो ये विचित्र चीजें उन्हीं के बारे में, उन्हीं को ही डेडिकेटेड है, उन्हीं को समर्पित है। तो विचित्रता से गणित भी ज्यादा दूर नहीं है, गणित के अंदर भी काफी विचित्रताएं हैं, बिंदु के तौर पे भी विचित्रता है। हम यहाँ पे बिंदु वाला पढ़ने वाले हैं, तो कईयों को थोड़ा हल, विचित्र हल नहीं है। विचित्र हल आपको मिलता है अवकलन गणित के अंदर, जो आपकी अवकल समीकरण का जो टॉपिक है, अवकल समीकरण, उसके अंदर विचित्र हल आता है। तो कई बार विचित्र हल से कंफ्यूज मत हो जाएगा, ये विचित्र हल नहीं बल्कि विचित्र बिंदु है। तो एक तो इसको अलग अलग रखिएगा, हम जो पढ़ रहे हैं वो विचित्र बिंदु को पढ़ रहे हैं। विचित्र कई चीजों के नाम है, विचित्र बिंदु, विचित्र हल, विचित्र मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो उनमें जो कई प्रकार के जो विचित्र है, उनमें से जो विचित्र बिंदु है, हम उसकी चर्चा करने वाले, हम उसको पढ़ने वाले, विचित्र बिंदु को, ना कि विचित्र हल या कोई और विचित्र चीज नहीं पढ़ने वाले। सिर्फ जो बिंदुओं की विचित्रता है, अजीबपन है, जो अलगपन है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और विचित्र बिंदु में भी दो प्रकार के विचित्र बिंदु की बात करेंगे। एक को कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, हिंदी में कहते हैं नत्ती परिवर्तन बिंदु। दूसरा है डबल पॉइंट, जिसे हिंदी में द्विबिंदु कहते हैं। इन दो विचित्र बिंदुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, सिर्फ दो ही विचित्र बिंदु। और भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सिलेबस में यही है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने आप को रोक रहे हैं। हम दो ही चीजों के बारे में बात करेंगे, नत्ती परिवर्तन बिंदु। नहीं नहीं, हाँ वो देखो अनु फिर से कंफ्यूज हो रहा है कि आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, मैं बिंदु पढ़ा रहा हूँ, ये बिंदु वाला टॉपिक है, ना कि हल वाला टॉपिक। हल वाला अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण जब आप पढ़ते हैं उसके अंदर आता है विचित्र हल। यहाँ विचित्र बिंदु है, और विचित्र बिंदु में दो प्रकार के विचित्र बिंदु पढ़ेंगे, नत्ती परिवर्तन बिंदु और द्विबिंदु, इन्फ्लेक्शन पॉइंट और डबल पॉइंट, ये दो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो शुरू करेंगे विचित्र बिंदु होते क्या है, इन्हें किसी को विचित्र बिंदु कहते हैं। फिर विचित्र बिंदु में ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, और इनका पता कैसे चले, कैसे इनको निकाला जाता है। जैसे कि नत्ती परिवर्तन बिंदु है, तो पता कैसे चलेगा कि नत्ती परिवर्तन बिंदु है तो कहाँ है, फिर ये चीजें चलेगी। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, विचित्र बिंदु होता क्या है। देखो सीधी सी बात है, सरल सी बात है, विचित्र चीज किसे कहते हैं? जो अटपटा हो, है ना, जो अटपटा हो, जो अटपटा हो विचित्र होता है।
है ना। किसी भी आदमी को देखिए, कोई आदमी विचित्र हरकतें कर रहा है, विचित्र हरकतें किसे कहते हैं, जो सामान्य चीजों से हटकर जो भी कर रहा है, जैसे इस भैया को देखो, जो भी हटकर कुछ कर रहा है, जो कुछ अलग कर रहा है, वो विचित्र है। जो हटकर कुछ कर रहा है वो विचित्र है। आप जिससे जो उम्मीद नहीं करते, मान लीजिए ऑफिस में है तो सूट बूट पहन के आएगा, अच्छे से टाई लगा के आएगा, वो टाई, अच्छा गर्मी में वो कोट पहन के आ जाए ठीक लगेगा, गर्मी में वो कोट पहन ले ठीक है, लेकिन अगर वो शॉर्ट्स पहन के आ जाए तो सोचिए, अगर वो टी शर्ट पहन के आ जाए तो बोले ये विचित्र है। क्यों? क्योंकि सामान्य रूल ये कहता है कि आप टाई पहनो, कोट पहनो, गर्मी में कोट पहनो चल जाएगा, लेकिन शॉर्ट्स पहनो जो गर्मी के हिसाब से मैच करता है, वो विचित्र है। तो विचित्र है कि हमने जो नियम बनाए हैं, अगर आप उन नियमों के भीतर भीतर काम करते हैं, अगर आप उन नियमों के अंदर अंदर काम करते हैं तो आप सही हैं। वो नियम से बाहर कुछ भी कर रहे हैं तो वो विचित्र कहलाता है। तो विचित्र कोई पागलपन नहीं है, विचित्र बस वो नियमों को तोड़ के जो बाहर जाता है वो विचित्र है, नियमों से बाहर है। यानी बाकी लोगों को देखिए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जो आम आदमी क्या कर रहा है, आम आदमी जो कर रहा है वो सामान्य कहलाता है, वो आम कहलाता है। अब उसके अलावा अगर आप कुछ भी कर रहे हैं वो बस विचित्र है। तो सेम परिभाषा भी बिल्कुल ऐसी है। देखो, गणित ने भी ऐसी सेम की सेम परिभाषा को अडॉप्ट कर लिया है कि भाई किसी एक बिंदु ऐसा जिस पर वक्र का व्यवहार सामान्य बिंदुओं से भिन्न हो। देखो, सामान्य बिंदु क्या कर रहे हैं, बाकी आम बिंदु क्या कर रहे हैं, जो भी आम बिंदु कर रहे हैं उससे अलग करवा दो, विचित्र बिंदु हो जाएगा। देखो, अब इसी ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में बाकी बिंदुओं को देखो और एक बिंदु आपको थोड़ा सा अलग दिखाई देगा जो हटके काम कर रहा है। इसे देखो, पी को देखो, क्यू को देखो, आर को देखो, एस को देखो और टी को देखो। आपको लग रहा है कि पी क्यू एस आर ये सब एक जैसे हैं, टी अलग है, टी अलग है, पी क्यू आर एस, क्यों? ये देखो, पी क्यू आर एक शाखा पर है, कोई एक शाखा पकड़ रखी है, पी पकड़ लिया, पी ने ये शाखा पकड़ ली, इसे पहली ब्रांच कह सकते हैं, ब्रांच 1 ब्रांच 2, पहली शाखा और दूसरी शाखा। आपके बाकी सारे बिंदु या तो ब्रांच 1 पर है या ब्रांच 2 पर है। एस है वो ब्रांच 1 पे बैठा है, लेकिन बैठा एक ही ब्रांच पे है, ये एक ही ब्रांच पे है, लेकिन टी जो है वो 2 ब्रांच पे बैठा है, तो बाकी सबसे अलग कर रहा है। बाकी सब बिंदुओं को देखिए, बाकी सब एक ब्रांच पे आएंगे, ये एक भैया है जो अलग ही चल रहा है, ये 2 ब्रांच कर रहा है, ये 2 ब्रांच पे लेके बैठा है। तो विचित्र हुआ या नहीं हुआ? आप सब मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, आप में से कोई एक जना ऐसा है जो सेकंड ग्रेड हिस्ट्री भी पढ़ रहा है, मैथ्स भी पढ़ रहा है, तो आप कहोगे विचित्र है यार, तो विचित्र है, या तो मैथ्स पढ़ ले या हिस्ट्री पढ़ ले, दोनों क्या पढ़ रहा है? हो सकता है किसी सेकंड ग्रेड हिस्ट्री से भी बीए भी कर रखा हो, बीएससी भी कर रखी हो, तो विचित्र लगेगा नहीं लगेगा आपको? अच्छा, विचित्र है क्या ये? गवर्नमेंट ने तो अलाउड किया तभी तो किया है ना। विचित्र क्या है? बोला विचित्र ये कि बाकी लोग ऐसा नहीं करते, बाकी लोग या तो बीए करते हैं या बीएससी करते हैं, दोनों नहीं करते, इसने दोनों कर रखा है इसलिए विचित्र है। तो बस टी बिंदु दोनों काम कर रहा है इसलिए विचित्र है, बाकी सब सामान्य है, ये भैया विचित्र है, इसने अलग कर लिया, विचित्र हो गया। तो विचित्र की परिभाषा गणित में बिल्कुल साधारण बनाइए कि भैया बाकी लोगों को देखिए, बाकी पॉइंट्स को देखिए और एक अलग पॉइंट को देखिए। आपको विचित्रता अगर किसी बिंदु पे नजर आती है, आपको लगता है कि ये बिंदु बाकी सबसे हटके चल रहा है, वो विचित्र बिंदु है। जो बाकी सारे बिंदुओं से हटके चल रहा है वो विचित्र बिंदु है। तो यहां मैंने 5 बिंदु बनाए, इनमें से 4 लोग सामान्य है, या तो बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, ये बंदा दोनों कर रहा है, ये बंदा दोनों कर रहा है, तो ये विचित्र हो गया। ठीक है, अब विचित्र लोग दुनिया से अलग थोड़ी रहते हैं, वो भी तो इसी ग्रह पे रहते हैं, लेकिन बस थोड़ा अलग करते हैं इसलिए विचित्र लगते हैं हम लोगों को। ठीक है, अब विचित्र बिंदु दो प्रकार के होते हैं, हम 2 ही प्रकार के पढ़ेंगे, होते तो 2 प्रकार के नहीं, कई और प्रकार के भी हो सकते हैं, और अभी गणित आगे चल रही है तो और भी विचित्र बिंदु ढूंढ रही होगी, लेकिन फिलहाल हम अपने आप को रोक के 2 ही प्रकार के विचित्र बिंदु की बात करेंगे। पहला है नत्थी परिवर्तन बिंदु, फर्स्ट टाइप, नत्थी परिवर्तन बिंदु, नत्थी परिवर्तन बिंदु। दूसरा है बहुल बिंदु, याद रखिएगा, 2, एक तो नत्थी परिवर्तन बिंदु, एक बहुल बिंदु, 2 ही प्रकार के विचित्र बिंदु है जो हमारे सिलेबस में हम उन पे बात करने वाले। पहले मिलते हैं नत्थी परिवर्तन बिंदु से, उससे मिलने से पहले हमें कुछ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा लेंस के बारे में। आपने बचपन में 7वीं 8वीं क्लास में 2 प्रकार के लेंस जरूर पढ़े होंगे
कि दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक होते हैं उत्तल, एक होते हैं अवतल। याद आया? नत्ती परिवर्तन बिंदु को समझने से पहले हमें थोड़ा सा जमीन तैयार करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा उत्तल और अवतल लेंस पे। आपने जरूर उत्तल और अवतल लेंस जरूर सुने होंगे। उत्तल होते हैं, अवतल होते हैं। उत्तल लेंस कौन होते हैं? ऐसे कुछ इस शेप में हम बनाते हैं उनको, और वो क्या करते हैं, प्रकाश की जो प्रकाश आ रहा है उसको एक बिंदु पे ले जाकर कॉन्सोलिडेट कर देते हैं, एक बिंदु पे इकट्ठा कर देते हैं। और दूसरे लेंस होते हैं, इन्हें उत्तल कहते हैं, ये उत्तल होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इनको कॉन्वेक्स कहते हैं। ये जो प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं इन्हें हम अवतल कहते हैं। अच्छा, अब ये मत सोचेगा मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा। इनके शेप को देखिए, इनका शेप बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमारे गणित में इनका शेप काम आएगा। अगर हम इनके शेप को देखें, इस लेंस के शेप को देखें, इसके शेप देखिए, इसका शेप ऐसा हो रहा है जैसे अगर मैं पी पे खड़ा हूं, अगर मैं पी पे खड़ा हूं और मैं इसके शेप को देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे नाराज है, ये मुझसे दूर जा रहा है। ये देखो, ये उधर जा रहा है, मेरे अपोजिट जा रहा है, ये मुझसे दूर जा रहा है, ये मुझसे दूर जा रहा है। देखो इसके शेप को देखिए, इसका शेप नाराज सा लग रहा है। अगर मैं पी पे खड़ा हूं और मैं देखूं तो ये मुझे नाराज लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि रूसा हुआ है और दूर जा रहा है मुझसे, है ना। लग रहा है? अच्छा, सेम अगर यही चीज मैं इसके साथ दोहराऊं और इसे देखूं तो ये ऐसे लगता है कि मेरी तरफ आ रहा है, ये मुझे बुला रहा है ना। सही है, दोनों में फर्क समझो। अच्छा, मैं पहले कह रहा हूं हमारा उत्तल और अवतल लेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा फिजिक्स का मैटर ही नहीं है। हमारा मैटर है ना, राहत इंदौरी साहब वाला वो बात याद आ गई, बुलाती है पर जाने का नहीं। तो ये वैसा ही कुछ फीलिंग समझिए, बुलाती है पर जाने का नहीं। तो है ना, राहत इंदौरी साहब का वो बड़ा फेमस रहा था और उस पर बहुत सारे वो रील्स भी बनते थे कि बुलाती है पर जाने का नहीं। तो बुलाती है तो सेम वैसी कुछ कहानी है कि ये देखो, ये दूर जा रहा है और ये करीब आ रहा है। तो ये तो दो शेप है, ये हमारे गणित के बहुत खास शेप है। हमारे ज्यादातर ग्राफ अगर कांस्टेंट नहीं है, अगर हमारा ग्राफ कांस्टेंट नहीं है तो वो तो या तो यूं होता है या तो उत्तल या अवतल में से कोई एक होता है। तो उत्तल अवतल से हमें कोई प्रेम नहीं है, इनके शेप से हमें प्रेम है। इनका शेप हमारे गणित में हमारे कर्व से मिलता जुलता है। हमारे कर्व भी तो ऐसे ही होते हैं, हमारे कर्व भी तो ऐसे ही होते हैं। तो ये हमारे कर्व में बहुत फायदा होगा। तो कर्व दो प्रकार का हो सकता है, उत्तल या अवतल। अब उत्तल अवतल हम किसे बना रहे हैं? अगर मैं किसी पॉइंट पे खड़ा होता हूं और वो दूर जा रहा है, इसका मतलब उत्तल है। आप उसको देखिए, उसका शेप आपसे दूर जा रहा है क्या, तो उत्तल है। अगर उसका शेप आपकी तरफ आ रहा है तो अवतल है। ये हमारे काम की चीज है। बाकी लेंस से हमें ना आंखें ठीक करवानी है ना कुछ करवाना है, बस शेप देखो, हमसे दूर जा रहा है उत्तल, हमसे दूर जा रहा है। हम जिस बिंदु पर खड़े हैं वहां से अगर हमसे दूर जा रहा है मतलब उत्तल है, और हमारी तरफ आ रहा है मतलब अवतल है। अवतल है। तो इसको हमारी तरफ आ रहा है, हमसे दूर जा रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, हमसे दूर जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है या हमारी तरफ आ रहा है। इनको याद रखिएगा, इन्हीं का नाम उत्तल और अवतल होगा। हमसे दूर जा रहा है उत्तल है, हमारी तरफ आ रहा है अवतल है। बस, और दो ही शेप होते हैं, एक होता है कांस्टेंट, वो तो लाइन बनता है, उसके अलावा ग्राफ या तो बढ़ेगा या घटेगा। इन दो के अलावा तीसरा कोई शेप होता ही नहीं है। किसी भी ग्राफ को उठाइए उसका शेप यही होगा, या तो वो उत्तल होगा या वो अवतल होगा, कुछ यही शेप होने, और कोई ग्राफ के शेप होते नहीं, या तो लाइन होगा या घुमाव होगा। और घुमाव में दो ही प्रकार के घुमाव, या तो यूं तो ये यूं, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो ये हमारे ग्राफ के लिए बहुत काम की चीज है, हमारे ग्राफ के शेप ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको बांट लेते हैं, अब इसको नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो चीज अभी मैंने कही है
इसमें हमें सावधान रहना पड़ेगा। अगर मैं यहां से देखता हूं तो ये चीज उत्तल है, लेकिन अगर मैं ये पॉइंट बदल दूं और मैं यहां खड़ा होकर देखूं तो आप देखिए सारी कहानी बदल जाएगी, पूरी फिल्म बदल जाएगी। अगर मैं यहां खड़ा होके यहां से देखूं, अब गौर करो, पी के लिए क्या है, पी के लिए क्या है, बोले पी के लिए उत्तल है। क्यू के लिए क्या है, क्यू के लिए उत्तल है। तो इसका मतलब बिंदु का भी बहुत बड़ा रोल है कि आप कहां से देख रहे हैं। अगर आप इसी को पी से देखते हैं तो ये उत्तल है, पी के लिए दूर जा रहा है लेकिन क्यू के लिए करीब आ रहा है, तो पी के लिए जो उत्तल है वो क्यू के लिए उत्तल है। ऐसे इसको देख लीजिए, इसको देखिए, सेम अगर आप क्यू को यहां खड़ा कर देते हैं, ये पी है, पी के लिए क्या है, पी के पास जा रहा है, लेकिन क्यू के लिए क्या हुआ, बोला क्यू के लिए सर ये तो उत्तल हो गया, पी के लिए उत्तल है तो क्यू के लिए उत्तल है। तो इसका मतलब ये भी बहुत फर्क पड़ता है कि एक्चुअली में कोई उत्तल है ना कोई उत्तल है, आप कहां से खड़े होकर देखते हैं ये जरूरी है। आप कहां से खड़ा होकर देखते हैं ये जरूरी है। मुझे बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है कि किसी ने पूछा कि भाई घड़ी कौन सी दिशा में चलती है, तो किसी ने कहा कि क्लॉकवाइज। बोला झूठ बोल रहे हो, ऐसे कैसे, झूठ नहीं बोल रहे, घड़ी क्लॉकवाइज चलती है, नहीं, घड़ी क्लॉकवाइज नहीं चलती। घड़ी वैसी चलती है आप जिधर खड़े होते हैं, आप जिस तरफ खड़े होते हैं घड़ी उस तरफ चलती है। बड़ा प्यारा जवाब है, बहुत सही जवाब है। ये प्रकृति इतनी अजीब है कि यहाँ पर हर चीज का एक दायरा है, हर चीज के सत्य का एक दायरा है। अगर आप घड़ी के सामने खड़े हैं तो घड़ी ऐसे चल रही है, आप घड़ी के पीछे चलिए, एक ट्रांसपेरेंट घड़ी लीजिए, पीछे जाइए, आपको घड़ी एंटी क्लॉक चलती हुई दिखाई देगी। अगर आप घड़ी के पीछे खड़े हैं, एक घड़ी को बीच में खड़ा कर लीजिए, घड़ी को बीच में खड़ा कर दीजिए, ट्रांसपेरेंट घड़ी बनाइए और घड़ी के आगे खड़े होकर देखिए, अगर घड़ी क्लॉकवाइज चल रही है, पीछे खड़े होकर देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। और घड़ी को हम क्लॉकवाइज कहते हैं, जो घड़ी की दिशा में चलता है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, जबकि घड़ी की खुद की कोई दिशा नहीं है। घड़ी के आगे खड़े हो तो वो सही है, घड़ी के पीछे खड़े हो तो वही उल्टी चलने लग जाती है। जिस घड़ी पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बनाए गए हैं, जिसके आधार पर क्लॉक और एंटी क्लॉक बनाए, सच का कोई लेना देना नहीं है। वो खुद नहीं बता रही कि मैं कौन सी दिशा में जा रही हूँ। आप घड़ी के नंबर मिटा दीजिए, 1 2 3 4 5 ये मिटा दीजिए, ये थोड़ा भ्रम पैदा करते हैं, इसको मिटा दीजिए और सिर्फ घड़ी को एक ट्रांसपेरेंट घड़ी बनाइए और उसको चलने दीजिए। अब आप आमने सामने आगे पीछे खड़े होकर देखिए, एक आगे वाला कहेगा कि यूं घूम रही है, पीछे वाला कहेगा कि यूं घूम रही है। बताओ घड़ी किधर घूम रही है, भला किधर ही नहीं घूम रही, दोनों के अपने अपने हैं। यही इंपॉर्टेंट चीज है, सत्य है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं अल्टीमेट ट्रूथ इस दुनिया में कोई नहीं बनाया, भगवान ने बनाया नहीं है। जो जहां खड़ा होकर जो देखेगा वही सत्य है। सेम यहाँ का एग्जाम्पल उठा लो, पी का अपना सच है, क्यू का अपना सच है। इसलिए हम यहाँ पे ये बेवकूफी से बचते हुए हम अपनी जगह को निर्धारित करेंगे। हम ये बेवकूफी नहीं करेंगे हैं। इसीलिए हम इस बेवकूफी से बचेंगे और हमेशा बिंदु को एक्स एक्स के ऊपर लेंगे, हमेशा बिंदु को एक्स एक्स के ऊपर लेंगे और एक्स एक्स से किसी चीज को देखेंगे, एक्स एक्स के किसी बिंदु से चीजों को देखेंगे, क्योंकि हमें पता है जगह बदल दी है ना, जज्बात बदल दिए जाएंगे, जगह बदल दी तो जज्बात बदल जाएंगे, तो हम जगह नहीं बदलेंगे। इसलिए हमें पता है जगह बदली कहानी बदल जाएगी, फिर भ्रम पैदा हो जाएगा, कोई कहेगा उत्तल है, कोई कहेगा उत्तल है, और हम ऐसा ऐसा ये नहीं करना चाहते। इसलिए जरूरी है कि हम एक बिंदु पहले फिक्स करें कि हम हमेशा वहीं से देखेंगे, हमेशा हम एक्स एक्स के ऊपर से देखेंगे। हमेशा कोई भी कर्व चाहे कैसा भी बने, कहीं बने, ऊपर बने, नीचे बने, हम हमेशा उसे एक्स एक्स से ही देखेंगे, हम हमेशा उसे एक्स एक्स के आधार पर ही देखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ इसको, ये देखो, ये आपकी तरफ आ रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है, गौर करो, अपने बिंदु को ले लो और देखो आपके बिंदु की तरफ आ रहा है या आपके बिंदु से दूर जा रहा है। इस पे पेन चलाओ और पेन चला के देखो क्या आपके बिंदु की तरफ आ रहा है, बोला हाँ, तो इस शेप को कहते हैं अवतल। जो आपकी तरफ आती है वो अवतल। अब इसे देखो, इस पे पेन चलाओ और देखो क्या ये आपकी तरफ आ रही है या आपसे दूर जा रही है, तो ये मुझसे दूर जा रही है, तो जो आपसे दूर जाती है उस शेप को उत्तल कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं। जो आपकी तरफ आती है उसको कॉनकेव कहते हैं। सही है, क्लियर है। तो ये समझो बात को, इस छोटी सी बात में ब्रह्मांड का कितना बड़ा सच छुपा हुआ है। इसीलिए एवरी ट्रूथ इज रिलेटिव,
इसीलिए सब अपने अपने सच लिए घूमते हैं, ढेर सारे सच, और फिर लड़ते फिरते हैं, फिर आपस में लड़ते हैं। अब ये दोनों अगर अपने एक दूसरे का सिर फोड़ ले तो फोड़ लो, ये दोनों लड़ना चाहें तो लड़ लो, है ना। वो उसकी जान ले सकता है, वो इसकी जान ले सकता है। वो कहेगा नहीं उत्तल है, वो कहेगा नहीं अवतल है, वो कहेगा नहीं उत्तल है, वो कहेगा नहीं अवतल है, और दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं। अब पता कैसे चलेगा, सही सवाल। अब आया कायदे का बड़ा सवाल कि भैया ये बात तो ठीक है, क्या चित्र बना के पता चलेगा? और चित्र तो रोज रोज थोड़ी बनता है, कैसे पता चलेगा कि हमारा ग्राफ उत्तल है कि अवतल है? क्योंकि चित्र बनाना तो संभव है ही नहीं ना, चित्र तो हमसे बनता ही नहीं है, चित्र तो हमसे बनता ही नहीं है, चित्र तो कंप्यूटर बना सकता है, हम थोड़ी बना सकते हैं। हम तो कोई सरल रेखा बना सकते हैं जो 10वीं में सीखी हुई है, 2 बिंदु बनाओ मिला दो लाइन बन गई। हमसे तो खाली सरल रेखा बनती है हमसे तो केवल बनती है सरल रेखा, उसके अलावा हमसे कुछ नहीं बनता। तो चित्र बनाना तो हमारे लिए संभव है ही नहीं। तो कुछ और बताओ जिससे हम पता कर सकें कि ग्राफ कैसा है। तो गणित की मदद लेते हैं, आ जाओ। गणित, अगर कोई ग्राफ उत्तल है या अवतल है तो उसकी ये गणित की शर्त है, ये लगा दो, ये शर्त पूरी हो रही है मतलब उत्तल है, ये शर्त पूरी हो रही है मतलब अवतल है। आपका दूसरा अवकलन इंटू वाई, दूसरा अवकलन इंटू वाई अगर 0 से बड़ा आता है तो ये उत्तल है। अगर आपके किसी बिंदु पे ये शर्त पूरी होती है, इसका मतलब उस बिंदु पे ग्राफ उत्तल है, और ये शर्त पूरी होती है, इसका मतलब आपका ग्राफ अवतल है। इसे उत्तलता कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्वेक्सिटी कहते हैं, हिंदी में उत्तलता कहते हैं। अवतल को अवतलता कहते हैं, अवतल होना अवतलता कहलाता है। ठीक है, उत्तल और अवतल, ये गणितीय शर्त है। बिना चित्र बनाए, बिना चित्र बनाए आप पता कर सकते हैं कि आपका ग्राफ का शेप क्या है, बिना चित्र बनाए। ये हमारे लिए विनिंग चीज होगी, क्योंकि याद करिए हमसे चित्र नहीं बनते। आपको पता है या नहीं पता अपनी शक्ति का, मुझे पता है, चित्र नहीं बनते। चित्र बनते हमसे सिर्फ लाइन के, 2 बिंदु बनाए उनको मिला दिया लाइन बन गई, और लाइन तो ये है ही नहीं, तो हमसे चित्र नहीं बनते। 2-4 बिंदु बना भी लिए तो उससे चित्र नहीं बनते, 2-4 बिंदु से 2-4 बिंदु ही बनते हैं, चित्र नहीं बनता। चित्र बनाने के लिए कम से कम हजारों बिंदु चाहिए होते हैं, और 1000 बिंदु तो हम हमारी उम्र में ना निकाल पाए, तो हमसे चित्र नहीं बनते। तो कुछ और ढूंढना पड़ेगा जो चित्रों से आगे हो। तो ये रहा इनकी मदद। और यहाँ पे एक बात और भी समझ में आती है कि दूसरा अवकलन भी काम का है, पहला अवकलन काम का है, ये बात पता चल गई। पहला अवकलन आपके क्रांतिक बिंदु निकालने के काम आता है, याद है, पहला अवकलन क्रांतिक बिंदु निकालने के काम आता है। दूसरा अवकलन आपका उत्तलता और अवतलता निकालने के काम आता है। 2 अवकलन हो गए और दोनों ही अवकलन काम के हो गए। पहला अवकलन क्रांतिक बिंदु निकालने के काम आता है, और दूसरा उत्तलता अवतलता निकालने के काम आता है, यानी अवकलन काम का तो है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हाँ, y को हम हटा देते हैं, ये जो y है ना इसको हटा देते हैं। अगर y प्लस का है तो y को उधर भेज दो, ज्यादातर y प्लस का ही होता है, तो हम y को उधर भेज देते हैं, सरल को सिंपल कर लेते हैं इसको। y अगर प्लस का है तो y को उधर भेज दो, जा भाई y उधर चला गया, d2y/dx²। ठीक है, y अगर प्लस का है तो उसको उधर भेज देते हैं, d2y/dx² प्लस। तो उत्तलता की शर्त हो जाती है दूसरा अवकलन प्लस का हो, अवतलता की शर्त हो जाती है दूसरा अवकलन माइनस का हो। अब जैसे इस सवाल में आते हैं कि इस सवाल में पूछ रहा है कि ये फलन आपको दिया गया है, बताइए ये फलन कहां से कहां तक अवतल है। बिना चित्र बनाए हमें ये बताना है कि ये फलन कहां से कहां तक अवतल है। अवतल है मतलब कॉनकेव है, कहां से कहां तक कॉनकेव है, बिना चित्र बनाए ये कहां से कहां तक कॉनकेव है। पहला अवकलन
ये पहला अवकलन। फिर दूसरा अवकलन, पहला अवकलन दूसरा अवकलन। अब हमें क्या चाहिए, हमें कॉनकेव चाहिए। कॉनकेव चाहिए तो कॉनकेव के लिए अवतल के लिए दूसरा अवकलन माइनस का होना चाहिए। सेकंड अवकलन नेगेटिव होना चाहिए। बारह कॉमन, बारह उधर चला जाएगा, गुणनखंड कर लो x माइनस वन एक्स माइनस टू। द्विघात समीकरण माइनस कहाँ होती है, अपने मूलों के बीच में। द्विघात समीकरण हमें माइनस चाहिए, और एक द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है और इसके मूल एक और दो है। और हम जानते हैं वेवी मेथड से, हम जानते हैं कि हर द्विघात समीकरण अपने मूलों के बीच में नेगेटिव होती है और अपने मूलों के दोनों तरफ प्लस होती है और मूलों के ऊपर जीरो होती है। अब हमें माइनस चाहिए या प्लस चाहिए, तो हमें माइनस चाहिए। माइनस मूलों के बीच में आता है, एक से लेकर दो तक। तो ये जब x का मान एक से दो के बीच में होगा तो ये ग्राफ अवतल होगा, एक से दो के बीच में अवतल होगा। y का मान जब तक कुछ नहीं दिया होता हम प्लस ही लेके चलते हैं, y का मान प्लस ही लेके चलते हैं। या नॉर्मली जो सवाल है इनमें जब y का मान नहीं दिया होता तो हम y का मान धनात्मक मान के चलते हैं। अगर y का मान इसको देना होगा तो ये खुद ही बोल देगा कि y का मान ऐसा है। जैसे कई बार शब्द यूज करता है नीचे की तरफ अवतल है, अब नीचे की तरफ अवतल है इसका मतलब y का मान नेगेटिव है, वो नीचे की तरफ लिख देगा। यहाँ पे वर्ड यूज करेगा ऊपर की ओर नीचे की ओर। ज्यादातर जो अच्छे से सवाल को परिभाषित करते हैं वो तो लिखते हैं ऊपर की ओर मतलब y प्लस है, नीचे की ओर मतलब y माइनस है ना। तो वो इस तरीके से इसको बता देंगे कि y का मान प्लस है या नीचे है। तो उसमें वो दो शब्द यूज करते हैं, ऊपर की ओर अवतल, यानी y का मान प्लस लेना है, या फिर पूछेगा नीचे की ओर अवतल, y का मान माइनस। अब नीचे की ओर मतलब y नेगेटिव है, लेकिन याद रखिए अगर y नेगेटिव हो गया, अब y नेगेटिव हो गया, अगर y नेगेटिव हो गया तो आपको बदलना पड़ेगा, आपको अवतल उत्तल वाली शर्त लग जाएगी। क्योंकि अगर y नेगेटिव हो जाता है, उत्तलता अवतलता पे आते हैं, अगर y नेगेटिव हो जाता है तो y नेगेटिव होता है, आपने नेगेटिव को हटाया है, अगर आप नेगेटिव को हटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो आपका चिन्ह छोटे से बड़ा हो जाएगा, छोटे से बड़ा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। कई बार पेपर जब बनाता है तो नीचे के लिए भी पूछ लेता है, ज्यादातर ऊपर के लिए ना पूछ के नीचे के लिए पूछ लेता है। तो जब नीचे के लिए पूछ ले तो y नेगेटिव होता है, और y नेगेटिव होता है उस समय आप जब y को हटाओगे, अब y नेगेटिव है, अब y को हटाओगे, y को उधर भेजोगे, नेगेटिव को काट रहे हो आप, नेगेटिव को काट रहे हो तो चिन्ह पलट जाएगा। तो अवतलता में उत्तलता की शर्त लगने लग जाती है, और उत्तलता में अवतलता की शर्त लगने लग जाती है अगर y नेगेटिव हुआ तो। क्योंकि y नेगेटिव होगा, y को हटाओगे, y को हटाओगे तो बड़ा छोटा हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रख लेना। ऊपर की तरफ तो सब ठीक है, ऊपर की तरफ y प्लस है तो y को भेज दो उधर, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन नीचे की तरफ पूछ ले, तो जब नीचे की तरफ उत्तलता या अवतलता पूछ ले तो फिर फंस जाता है मामला, क्योंकि y नेगेटिव है। अब y नेगेटिव, अब y को आप हटाओगे तो बड़ा छोटा हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, यानी उत्तलता में अवतलता की शर्त लगेगी, अवतलता में उत्तलता की शर्त लगेगी। तो कई बार वो सवाल घुमाने के लिए ऐसा कर देता है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस ग्राफ को देखिए और ये बताइए कहां तक उत्तल है। ये
टेस्ट की रैंक आती है, टेस्ट की रैंक आती है। अगर टेस्ट में रैंक ही नहीं आएगी तो फिर टेस्ट किस बात के? टेस्ट की रैंक आती है 50 क्वेश्चन नहीं, 20 क्वेश्चन बहुत है, 20 क्वेश्चन बहुत है। अब आप कोई कहोगे 100 क्वेश्चन, भैया बनाने भी तो पड़ते हैं, क्वेश्चन बनाने भी तो पड़ते हैं, ऐसे थोड़ी आ जाते हैं, बनाने में भी बहुत जोर आता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि 20 क्वेश्चन पर्याप्त है। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन करने हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो 999 वाली, उसमें 10,000 क्वेश्चन है, वो करो, थोड़ा पैसा खर्च करो। फिर अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, थोड़ा सा पैसा खर्च करो, एक्स्ट्रा खर्च करो, थोड़ा सा और मिल जाएंगे, है ना। 999 वाली टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर लो, या 1199 वाली टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर लो, उसमें फर्स्ट ग्रेड वाले भी मिल जाएंगे आपको, और सवाल मिल जाएंगे। और पैसा खर्च करो, पीवाईक्यू ले लो, बुक ले लो, 450-300 रुपए वाली है, उसमें आपको 2200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा खर्च करो। आ जाओ, y बराबर e की पावर x, तो कर दे। उत्तल का मतलब 2 बार अवकलन और पॉजिटिव d2y बटा dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो इसका 2 बार अवकलन करूंगा, पहली बार अवकलन करने पर e की पावर x का e की पावर x, दूसरी बार अवकलन करने पर भी e की पावर x। और हम जानते हैं कि e की पावर x का मान हमेशा ही प्लस का होता है। e की पावर x चर घातांकी फलन है, चर घातांकी फलन का मान कभी माइनस होता ही नहीं है, चाहे x का मान कुछ भी हो। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर लो, e की पावर x का मान हमेशा प्लस आता है। इसका मतलब पूरा का पूरा माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में सारे रियल नंबर पे ये ग्राफ हमेशा उत्तल ही होगा, हमेशा उत्तल होगा। ठीक है, बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करें, आगे चलते हैं, अभी टाइम मिलेगा तो वापस आ जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसे नत्ती परिवर्तन बिंदु कहते हैं, ये क्या है? देखिए, पहली बात तो ये विचित्र बिंदु है ना। विचित्र बिंदुओं का एक प्रकार नत्ती परिवर्तन बिंदु है। ये विचित्र बना कैसे? इस बिंदु को विचित्र बिंदु क्यों कहते हैं? विचित्र बिंदु वो होता है जो अलग हटके काम करता है। देखो, ये हटके काम कर रहा है, कैसे हटके काम कर रहा है? आ जाओ, इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में क्या होता है, किसी पॉइंट पे चलिए, किसी पॉइंट पी पे आइए, ग्राफ कैसा है? ग्राफ कैसा है? इधर आ रहा है। ग्राफ कैसा है? इधर आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, मतलब उत्तल हो गया, अवतल हो गया। आपकी तरफ आ रहा है मतलब अवतल है। पी पे ग्राफ क्या है? अवतल। क्यू पे ग्राफ क्या है? बोले अवतल। आर पे ग्राफ क्या है? बोले अवतल। एस पे ग्राफ क्या है? बोले अवतल। अब यहां पे आ जाओ, यहां किसी पॉइंट पर आओ, किसी पॉइंट ए पर आओ, ग्राफ कैसा है? आपसे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब उत्तल है। ए पर ग्राफ कैसा है? बोले उत्तल है। बी पे ग्राफ कैसा है? बोले उत्तल है। सी पे ग्राफ कैसा है? बोले उत्तल है। डी पे ग्राफ कैसा है? बोले उत्तल है। टी पे ग्राफ कैसा है? बोले उत्तल है। लेकिन अब गौर करो, एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां ग्राफ फंस जाएगा, फंस जाएगा। इससे पूछो, इस भैया से पूछो, तुम्हारे क्या हाल है, तुम्हारा क्या है, उत्तल हो या उत्तल हो? तो सोचिए, अगर ग्राफ उत्तल है और एक तरफ अवतल है तो कोई तो पॉइंट ऐसा बनेगा, कोई पॉइंट तो ऐसा बनेगा जहां ना तुम रहोगे ना मैं रहूंगा, हम हो जाएंगे, ये हम हो गए। अब यहां जाके मामला फंस गया, जैसे जीरो पे होता है, ना आप माइनस के रहते हैं ना आप प्लस के रहते हैं, वहां आप किसी के नहीं रहते, या तो सबके हो गए या किसी के नहीं रहे। अब जीरो, कोई तो कहता है ना प्लस होता है ना माइनस होता है, कई कहता है जीरो प्लस और माइनस दोनों होता है। अब देख लो, तुम्हारी मर्जी है। वो वहां जाके आपका ये प्लस माइनस का झंझट अटक गया। तो सेम वही बात है, ऐसा पॉइंट प्राप्त होगा जहां पे आपका ग्राफ अवतल भी है उत्तल भी है,
या फिर दोनों ही नहीं है, या फिर दोनों ही नहीं है। तो हुआ क्या, आपका जो दूसरा अवकलन था, सेकंड अवकलन, वो इन बिंदुओं पे अवतल है ना, अवतल है मतलब इन बिंदुओं पे आपके अवकलन का मान, सेकंड अवकलन का मान माइनस आ रहा था। इन बिंदुओं पे उत्तल था तो इन पे आपके अवकलन का मान प्लस आ रहा था, इन सब पे माइनस आ रहा था, इस सब पे प्लस आ रहा था। बताओ यहां क्या आएगा, बोले यहां ना प्लस आएगा ना माइनस आएगा, यहां जीरो आएगा, यहां पे जीरो आएगा, ना प्लस ना माइनस, ना प्लस ना माइनस। इसी बिंदु का नाम नत्ती परिवर्तन बिंदु। हो गया विचित्र, हो गया ना, बना विचित्र, इसी का नाम विचित्रता है। और विचित्रता किसको कहते हैं, और विचित्रता किसको कहते हैं, यही विचित्रता है हमारी। सही है, ये हो गया। अच्छा यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि ना तो यहाँ पे प्लस रहेगा ना माइनस रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा। लेकिन एक और बात इसके साथ साइड नोट, d2y जीरो हो जाता है लेकिन तीसरा अवकलन जीरो नहीं होता, क्योंकि दूसरा अवकलन क्या होता है, अचरों का भी जीरो होता है। अचर फलन होते हैं ना, उनके पहला अवकलन दूसरा अवकलन, तो कहीं हम धोखा ना खा जाए अचर फलन से, इसलिए यहाँ पे दूसरा अवकलन जीरो होना चाहिए, तीसरा जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि तीसरा भी जीरो हो गया, इसका मतलब तो ये कि ये तो अचर फलन हो सकता है, तो इसलिए अचर फलन से कहीं हम धोखा ना खा जाए, क्योंकि दूसरा अवकलन तो अचर फलन भी जीरो होता है। तो इसलिए दूसरा अवकलन जीरो, परंतु तीसरा अवकलन जीरो नहीं होना चाहिए, ताकि कंफर्म हो कि अचर फलन नहीं है। क्योंकि अचर फलन होंगे तो उनके तो सारे जीरो होते हैं, तो उनका तो हर बिंदु विचित्र बिंदु हो गया, हर बिंदु नत्ती परिवर्तन बिंदु हो गया। तो ऐसी कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए सिर्फ सेकंड अवकलन जीरो हो, थर्ड अवकलन जीरो ना हो। वैसे ये चेक नहीं करते, साइड नोट ही लगाते हैं, बस चेक यही करते हैं। तो सेकंड अवकलन जीरो कर दो, आपको आपका नत्ती परिवर्तन बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात, नत्ती परिवर्तन बिंदु क्या होता है, ऐसा बिंदु जहां पे ग्राफ ना तो उत्तल होता है और ना ही अवतल होता है, या फिर दोनों होता है, या तो दोनों ही नहीं होता या फिर दोनों ही होता है, उस बिंदु को नत्ती परिवर्तन बिंदु कहते हैं। ये विचित्र बिंदु हो गया। आ जाओ निकालते हैं। अब ये सवाल है, इसका नत्ती परिवर्तन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लेक्शन पॉइंट ज्ञात करो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो dy बाई डी एक्स पहला अवकलन, थ्री log एक्स स्क्वायर, फिर log एक्स का अवकलन एक बटा एक्स, ये आपका पहला अवकलन हो गया। अभी एक और करना है, दूसरा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दो एक बटा एक्स को छोड़ दो, पहले log वाले का कर लो, गुणा का नियम लगेगा। और फिर log एक्स का स्क्वायर छोड़ दो, एक बटा एक्स का कर लो, एक बटा एक्स स्क्वायर कॉमन है ना, सारा एक जैसे ही हो गया, जुड़ जाएगा। तो दो, दो में से एक गया, एक आ जाएगा, log एक्स बटा एक्स स्क्वायर, यही है। एक बार दोबारा देख लो, नहीं नहीं, सिर्फ log एक्स और एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और एक बटा एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, log एक्स कॉमन आ गया, एक तो बचा दुआ, और एक माइनस बचा और एक log एक्स बचा, ये हुआ। ठीक है, अब जीरो कर दो, अब सेकंड डेरिवेटिव को जीरो कर दो नत्ती परिवर्तन बिंदु ज्ञात करने के लिए। इसे जीरो लेने पर
एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, 3 को उधर भेज दो। एक हो गया log x बराबर 0, एक हो गया 2 माइनस log x बराबर 0। x बराबर हो गया e की पावर 0, x बराबर 1। अब y का मान रख के, x का मान रख के y निकाल लो। x का मान 1 रखने पर log 1 का मान 0, x का मान e स्क्वायर रखने पर 2 पावर आगे आ गई, log e का मान 1 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया। तो एक पॉइंट आपका आ गया 1,0, दूसरा आपका आ गया e स्क्वायर 8। ये दो नत्ती परिवर्तन बिंदु आ गए, 1,0 और e स्क्वायर 8। वन कोमा 0 ई स्क्वायर 8 ना। इसका मैक्सिमा मिनिमा के साथ मत जाइए, मैक्सिमा मिनिमा के साथ मत जाइए, मामला बड़ा पेचीदा होता है। मैक्सिमा मिनिमा उसमें सैडल पॉइंट वाली बात आती है। नत्ती परिवर्तन बिंदु और सैडल पॉइंट के का जो अंतर होता है ना, वो बहुत बारीक होता है, तो वहां फंस जाते हैं। नत्ती परिवर्तन बिंदु का लेना देना मैक्सिमा मिनिमा से नहीं होता। इसका मैक्सिमा मिनिमा से वैसे लेना देना नहीं, डिफरेंस है। वो जिसकी बात आप कर रहे हैं जहां मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता, उसका सैडल पॉइंट कहते हैं। वो सैडल पॉइंट होता है, ना कि नत्ती परिवर्तन बिंदु। नत्ती परिवर्तन बिंदु कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बस निकालना सीख ही गए आप। अगले वाले विचित्र बिंदु से मिलते हैं, फिर टाइम बचा तो इस पे वापस आ जाएंगे। अगले वाले विचित्र बिंदु जिसका नाम है बहुल बिंदु। तो दो नत्ती परिवर्तन बिंदु को दोनों को एक साथ फिर से रिकॉल करेंगे एक बार, ताकि याद आ जाए कि दोनों को विचित्र बिंदु क्यों कहा गया। याद रखिए, दोनों है तो विचित्र। विचित्र मतलब दोनों कुछ अटपटा कर रहे हैं इसलिए विचित्र है, दोनों कुछ अटपटा कर रहे हैं इसलिए विचित्र है। तो इसे देखिए, ये शाखा नंबर 1, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3। ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3। अब यहां पे भी देखोगे तो यहां पे एक बंदा ऐसा है जो तीनों ब्रांच में काम कर रहा है, एक बंदा ऐसा है जो तीनों ब्रांच पे काम कर रहा है। विचित्र हुआ या नहीं हुआ? बाकी सारे बिंदुओं को देखिए, बाकी सारे बिंदु एक ब्रांच में काम करते हैं, बस ये भैया है ऐसा जो कई ब्रांच में काम कर रहा है। तो बहुल बिंदु जो बहुत सारी ब्रांचों पे रहता हो, जो बहुत सारी ब्रांचों पे रहता हो। अब ये देखो, बहुत सारी ब्रांचों में रहता है, ये पहली ब्रांच पे भी है, ये दूसरी ब्रांच पे भी है, ये तीसरी ब्रांच में भी है। अगर और भी ब्रांचेस होती तो ये उसमें भी होता। तो ऐसे का नाम मल्टीपल पॉइंट। पॉइंट एक है, काम मल्टीपल का कर रहा है, एक पॉइंट है पर मल्टीपल का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मल्टीपल पॉइंट। मल्टीपल पॉइंट, पॉइंट एक है, काम मल्टीपल कर रहा है ना, 4 in 1, 5 in 1, 6 in 1, इसकी बात करें। लेकिन हम मल्टीपल पॉइंट की बात नहीं कर सकते, क्योंकि
मल्टीपल पॉइंट बहुत 3 शाखाओं वाला, 4 शाखाओं वाला, 5 शाखाओं वाला बहुत सारा होता है। हम अपने आप को रोकेंगे और केवल 2 शाखाओं वाले की बात करेंगे। केवल मल्टीपल पॉइंट में डबल पॉइंट की बात करेंगे, सिर्फ डबल पॉइंट की बात करेंगे। मल्टीपल पॉइंट में बहुत सारे विचित्र बिंदु आते हैं, जो 3 शाखाओं पे रहता है, जो 4 शाखाओं पे रहता है। मल्टीपल पॉइंट में कई चीजें आती है, जिसमें एक तो ये आता है डबल पॉइंट, जो 2 शाखाओं पे रहता है। शाखाओं की गिनती के आधार पे इनके नाम डाल दिए। 2 शाखाओं पे रहता है द्विग बिंदु, 3 ब्रांचेस पे रहता है त्रिक बिंदु, जिसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ट्रिपल पॉइंट तो आपको देखा हुआ भी है, याद करिए लास्ट टाइम आपने ट्रिपल पॉइंट कहां देखा था। आपने केमिस्ट्री में देखा था ट्रिपल पॉइंट, आपने केमिस्ट्री में ट्रिपल पॉइंट देखा था। केमिस्ट्री में भी आपने ट्रिपल पॉइंट देखा हुआ है। पानी जहां पर गैस भी होता है, द्रव भी होता है और ठोस भी होता है। यहाँ तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो कहते हैं देखो ये एक पॉइंट ऐसा है जहां पे जो पानी है, जो वाटर है, वो तीनों फॉर्म में होता है। मतलब यहाँ पे वो गैस फॉर्म में भी है, यहाँ वो लिक्विड फॉर्म में भी है और यहाँ वो सॉलिड फॉर्म में भी है, तीनों फॉर्म में। त्रिक बिंदु, तो त्रिक बिंदु ऐसी स्थिति होती है जहां पे वो तीनों स्थितियों में होता है, तीनों शाखाओं पर होता है, वो ट्रिपल होता है। बिल्कुल सही कहा। आपने घनाभ में भी देखा है, घन घनाभ को देख लीजिए, घन घनाभ में भी आपने ट्रिपल पॉइंट देखा है। घन में आपको डबल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, ये देखो ये रहा, ये ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट है, ये ट्रिपल पॉइंट है, ये एक ट्रिपल पॉइंट है, ये एक ट्रिपल पॉइंट है। ये सब ट्रिपल पॉइंट है 3 शाखाएं एक जगह आके मिल रही है, ट्रिपल पॉइंट है। तो ऐसे ट्रिपल पॉइंट, हाँ ऐसे ट्रिपल पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन हम ट्रिपल पॉइंट पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा सिलेबस हमें अलाउड नहीं करता। हमारा सिलेबस सिर्फ डबल पॉइंट तक की ही बातें करता है, इसलिए हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हुए सिर्फ डबल पॉइंट की ही बात करेंगे। डबल पॉइंट वो पॉइंट होता है जो 2 शाखाओं पर होता है, 2 शाखाओं को डबल पॉइंट कहते हैं, है ना। ये रहा, ये डबल पॉइंट है, 2 शाखाओं पर, दोनों ही शाखाओं पर है। आपकी ब्रांच 1 और ब्रांच 2 दोनों पर रह रहा है, इसलिए डबल पॉइंट। 2 ब्रांचों पे रहने वाला डबल पॉइंट, 3 ब्रांच पे रहने वाला ट्रिपल पॉइंट, 4 ब्रांच पे रहने वाला 4 पॉइंट, या क्या कहते होंगे हिंदी में, चतुर्थ बिंदु या पंचम बिंदु, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, डैश डैश डैश, आप जा सकते हो। लेकिन हमारा सिलेबस सिर्फ दिग बिंदु तक ही है। अब दिग बिंदु निकालते कैसे हैं, कैसे पता चलेगा किसी ग्राफ में कोई दिग बिंदु है या नहीं है। तो दिग बिंदु निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो भी समीकरण दी जाए वक्र की, उस वक्र की समीकरण का अवकलन करना है। एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन और बराबर 0 कर दो और एक्स वाई का मान निकालो। लेकिन सावधान, एक्स का मान निकालने के बाद, है ना, वेरीफाई द पॉइंट, पॉइंट को वेरीफाई जरूर करना, क्योंकि जब आप यहाँ पे एक्स वाई का मान निकालेंगे तो कई एक्स वाई के मान आएंगे, कई फर्जी भी आएंगे, तो उनको क्रॉस चेक जरूर करना है, वेरीफाई जरूर करना है कि वो सही है या नहीं है। अच्छा, वेरीफाई किससे होगा, फलन से। फलन में रख के चेक कर लो कौन संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि दिग बिंदु जो होता है वो हमेशा वक्र का बिंदु होता है, दिग बिंदु हमेशा वक्र के ऊपर होता है ना। अभी याद देखो, ऐसा नहीं है कि दिग बिंदु कोई बाहर है, दिग बिंदु आपके समीकरण का ही हिस्सा होता है ना, समीकरण का ही हिस्सा होता है, तो समीकरण को जरूर संतुष्ट करेगा। इसलिए अगर बाई चांस कोई गड़बड़ आ भी जाता है, क्योंकि आप जब बनाएंगे बहुत सारे उत्तर आएंगे, कई अटपटे भी आ जाते हैं, कई हम गलत भी बना लेते हैं, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आप अपने फलन से क्रॉस चेक जरूर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरीफाई द पॉइंट विद द कर्व, कर्व के साथ उसको जरूर वेरीफाई करें, उसको सत्यापित करें कि भाई कोई फालतू जोड़ा तो हमने नहीं बना लिया ना। तो इस तरीके से आप डबल पॉइंट ज्ञात करेंगे। आ जाओ एक डबल पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं। ये रहा हमारा सवाल और इसका हमें दिग बिंदु ज्ञात करना है। ये हमारा सवाल है और इसका हमें दिग बिंदु ज्ञात करना है। जो भी सवाल दिया जाए उसको एक फलन मान लो,
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4y प्लस 3। डेल एफ ओवर डेल एक्स आ गया, इसको 0 कर दो और एक्स का मान निकाल लो। ये 0। ऐसे ही वाई वाला ट्राई करो। जीरो 0 0 2y y का मान 2 x का मान -1 x का मान 0। अब यहाँ पे क्या होता है, जो वेरीफाई वाली शर्त क्यों जरूरी है, अब यहाँ पे जो उत्तर आए हैं वो हर कोई आ गए, इधर x के मान आ गए, इधर y के मान आ गए। अब कौन किसके साथ जोड़ा बनाएगा ये समझ में आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक बार तो सारे संभावित जोड़े बना देते हैं। एक बार तो हम लोग क्या करते हैं, सारे संभावित जोड़े बना देते हैं। जैसे x का मान -1 y का मान 2, x का मान -1 y का मान 2, ये भी जोड़ा बना दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि इस x के मान के लिए ये y का मान आया या इस y के मान के लिए ये x का मान आया। इस तरीके से हम सारे जोड़े बना देते हैं, हम सारे जोड़े बना देते हैं। अब यहां जाके प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन सा जोड़ा सही बना कौन सा गलत बना, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसा तो नहीं कि x का मान 5 रखा तो y का मान आया, x का अलग ही आ रहा है y का अलग ही आ रहा है, तो पता नहीं चला कौन से x के लिए कौन सा y आया या कौन से y के लिए कौन सा x आया। तो हम क्या करते हैं, सारे संभावित जोड़े बना देते हैं। जैसे x का मान -1 ले लिया, y ये ले लिया, x का मान 1 यहाँ से ले लिया, y का मान, तो जितने भी जोड़े बन सकते हैं सारे बना लेते हैं। 1 मिनट। तो ये आपका आ गया। अब इसको क्रॉस चेक कर लो, अपने फलन को ले जाके वेरीफाई करो कौन सा सही है, क्योंकि हम क्या करेंगे, यही होगा हमारे साथ। एक्स के मान आएंगे, वाई के मान आएंगे, हम सारे जोड़े बना देंगे जितने बन सकते। अब क्या पता कौन सा सही बना है कौन सा गलत बना है, तो ये चेक करने के लिए फिर आप ऊपर फलन से कंफर्म करवाओगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे अभी हमारा सवाल क्या है, y बराबर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -x -4y + 3। देखो इसमें पहले ये रख के चेक करो सही है या गलत है। x का मान
4 5 6 7 3 10 जीरो नहीं आया ना? क्या जीरो आया? नहीं, अच्छा ये माइनस का आएगा, ये माइनस का 1 आएगा, ये प्लस का 1 आएगा, ये 4 आएगा, ये 1 आएगा, ये 8 आएगा, ये 3 आएगा। तो ये 4 5 6 6 3 9 माइनस 9 जीरो कर रहा है भाई, ये डन। ये तो दिग्बिंदु है। और वो और चेक करो कि वो कर रहा है क्या, वो नहीं कर रहा, वो नहीं है। बस ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जब बिंदु आएंगे ना, हम सारे जोड़े बनाएंगे, हम सारे जोड़े बनाएंगे, हम सभी प्रकार के जोड़े बनाएंगे। तो जब हम सभी प्रकार के जोड़े बनाएंगे तो हो सकता है कि कुछ जोड़े गलत हो, कुछ जोड़े सही हो, तो हमें वेरीफाई कर लेना है कि कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया -1 और 2। -1, 2 नहीं करे, ठीक है। बढ़ जाऊं आगे, आगे बढ़ते हैं और आगे मिलते हैं डबल पॉइंट के प्रकार के। नत्ती परिवर्तन बिंदु के कोई प्रकार नहीं होते, लेकिन दिग बिंदु के प्रकार होते हैं। नत्ती परिवर्तन बिंदु के कोई प्रकार नहीं होते, लेकिन दिग बिंदु के प्रकार होते हैं। याद रखिएगा, नत्ती परिवर्तन अपने आप में एक ही होता है, उसका कोई और साथी नहीं है, उसके कोई और प्रकार नहीं है। लेकिन दिग बिंदु के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से 3 प्रकार है। पहला है नोड, नोड को हिंदी में भी नोड ही कहते हैं, नोड, नोड को हिंदी में भी नोड ही कहते हैं। दूसरा है कष्प, कष्प को हिंदी में उभयाग्र कहते हैं। तीसरा होता है कॉन्जुगेट, जिसको संयुग्मी कहते हैं या काल्पनिक भी कहते हैं। तो 3 प्रकार से हो सकता है। भी प्रकार तभी बने जब ऐसा हो सकता है, तभी प्रकार बने, वरना प्रकार क्यों बनते? वरना जैसे नत्ती परिवर्तन बिंदु के कोई प्रकार नहीं बने, क्योंकि उसमें कोई विभिन्नता थी ही नहीं, कोई भांति भतीला था ही नहीं, एक ही प्रकार था। नोड कई प्रकार से बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए इसे देखिए, इन डायग्राम को देखिए, नोड आपका ऐसे भी बन सकता है। यहाँ पे भी देखोगे तो ये 2 शाखाओं पर ही है, ये ब्रांच 1 है, ये ब्रांच 2 है, ये ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 है। यहाँ पे भी आप देखो तो ये भी ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 है, ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 है। तो आपका जो नत्ती परिवर्तन, ये जो दिग बिंदु है, 2 ब्रांच पे तो होना चाहिए ना, 2 ब्रांच पे तो होना चाहिए, 2 ब्रांच पे भी तो कई प्रकार से हो सकता है, 2 ब्रांच पे भी तो कई प्रकार से हो सकता है। तो उस आधार पे 3 चीजें बना दी। नोड, जब 2 ब्रांचें आगे जाके बंद वक्र बना दे, 2 ब्रांचें, जिन 2 ब्रांचों पे वो है, वो आगे जाके बंद हो जाए। अगर ब्रांचें आगे जाकर बंद हो रही है, जुड़ रही है, चिपक रही है, एक हो रही है, आगे जाके गांठ बना लेती है, जुड़ जाती है, तो इसका मतलब वो द्विबिंदु है तो 2 ब्रांचों पे ही, ये भी 2 ब्रांचों पे ही है। अच्छा, वही दोनों अगर खुली खुली अलग अलग हो तो ये देखो, ये यहाँ पे 2 ब्रांचें बंद नहीं हो रही, यहाँ पे भी 2 ब्रांचों पे ही है ये। इस केस में भी बिंदु 2 ब्रांचों पे ही है, मतलब दिग्बिंदु है, लेकिन ब्रांचें आगे जाके बंद नहीं हो रही। यहाँ पे ब्रांचें आगे जाके बंद हो रही है, यहाँ पे दोनों ब्रांचें आगे जाके खुली हुई है, यहाँ पर दोनों ब्रांचें होंगी नहीं, एक बिंदु अलग थलग ही पड़ा हुआ होगा, ग्राफ कहीं और से जा रहा है, बिंदु कहीं और पड़ा है। बोले फिर इसको दिग बिंदु में क्यों रखा? एक्चुअली इसको दिग बिंदु में रखा नहीं, ये काल्पनिक बिंदु हो गया। बस ये कल्पना कर सकते हैं कि अगर बाई चांस इसे कोई लेने आता, अगर इसे कोई लेने आता, अगर अगर ये जुड़ा हुआ होता तो ये इसके पास कोई आता, फिर इसको आके लेके चला जाता, है ना। जैसे टापू होता है, जैसे टापू होता है, टापू आइलैंड होते हैं, आइलैंड अलग रहते हैं वो। तो वैसे सोचे कि अगर आइलैंड को जोड़ते तो आप क्या होता, एक आने का रास्ता होता, जाने का रास्ता बनाते। तो वैसे कल्पना है, वैसे हकीकत में कोई 2 शाखाएं नहीं है, वो काल्पनिक बिंदु है। तो कुछ वैसी स्थिति हो जाती है। संयुग्मी बिंदु एक तरह का अलग थलग आइसोलेटेड पॉइंट होता है, जिसपे कल्पना कर सकते हैं, हाँ भाई वो 2 शाखाएं अगर होती तो 2 शाखाएं होती, काश ऐसा होता, लेकिन होता नहीं है, ये काल्पनिक बिंदु में चला जाता है। तो नोड जब 2 शाखाएं बंद वक्र बनाती हो, जब 2 शाखाएं खुला वक्र बनाती हो, जब 2 शाखाएं काल्पनिक हो ही ना, बस कल्पना कर रहे हो कि काश होती।
खुला वक्र बनाती हो, दोनों शाखाएं आगे जाके बंद नहीं होती हो। नोड जब दोनों शाखाएं आगे जाके बंद वक्र बनाती हो, तो ये तीन प्रकार हो गए। दो शाखाएं आगे जाके बंद हो जाए, खुली रह जाए, या फिर दो काल्पनिक शाखाएं हो जिनका कोई अस्तित्व ना हो, बस कल्पना लग रही हो कि हाँ भाई हो सकता था, काश दो शाखाएं हो जाती, इसको मिलाने के लिए दो शाखाएं आ जाती, आई तो नहीं, आ जाती। बस पता कैसे चलता है कि कौन सा है? तो पता करने के लिए हम लेते हैं टेस्ट ऑफ डबल पॉइंट। डबल पॉइंट का टेस्ट कैसे पता चलता है कि डबल पॉइंट कौन सा है? टेस्ट, परीक्षण, जांच, जिससे ये पता चल जाएगा कि वो जो डबल पॉइंट है वो कौन से प्रकार का है। देखो, पहले डबल पॉइंट निकालना है, फिर पता करना है। पहले निकालना है, फिर पता करना है। नंबर एक स्थिति, ये वाला जो मान है, इसको कल हमने एस कहा था, याद होगा? जो एस है, एस का स्क्वायर, इसका नाम एस था। एक बार एक्स के साथ, एक बार वाई के साथ जो अवकलन होता है, इसको एस कहते हैं। दोनों बार एक्स के साथ होता है, उसको आर कहते हैं। दोनों वाई के साथ होता है, उसको टी कहते हैं, है ना? तो आपका एस स्क्वायर अगर आर टी से बड़ा आता है, तो इसका मतलब आपका बिंदु नोड है। अगर एस स्क्वायर आर टी के बराबर आता है तो उभ्याग्र है, यानी कष्प है। और अगर एस स्क्वायर आर टी से छोटा आता है तो उसके बाद ये नोड उभ्याग्र संयुग्मी, यानी कॉन्जुगेट है। ये तीन चीजें आपको किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचा देगी कि बिंदु कौन से प्रकार का है। तो मनीषा कह रही कि इतने फॉर्मूले याद ही नहीं रहते। बस दिक्कत तो यही है, जो चीज याद करने की नहीं है आप उसको याद करोगे तो कॉन्फिडेंस लो होगा ही होगा। अगर सोचिए, अगर आप कार चलाना याद करेंगे तो भूलेंगे ही। कार चलाने का नाम है, याद करने का नहीं। कार चलाने का नाम है, याद करने का नहीं। मतलब क्रिकेट याद किया था, भूल गए। क्रिकेट खेलने का नाम है, याद करने का नहीं। कार चलाने का नाम है, याद करने का नहीं। तो गलत चीज करोगे तो यही होगा। अब जो खाना खाने की चीज, अगर उसको पियोगे, या पानी जो पीने की चीज है उसको खाओगे, तो कॉन्फिडेंस लो तो होगा ही होगा। ये सवाल है, 10 सवाल निकाल दो, मजाल है भूल जाओ। 10 सवाल निकाल लो और भूल जाओ तो मुझे बता दो। अब आप इनको याद करना चाहते हैं, दिक्कत तो यहां खड़ी हो जाती है कि आप बिना सवाल निकाले या एक दो सवाल निकाल के आप याद करना चाहते हैं, वो कभी नहीं हो सकता। वो कभी नहीं हो सकता। वरना 10-15 सवाल, 20 सवाल पाइथागोरस पर में भूल गए आप, और कब याद की थी? बोले याद कभी नहीं की थी, बस करते गए याद हो गई। अब आप चाह के भी नहीं भूल सकते उसको, भूल के दिखा दो। पाइथागोरस प्रमेय को भूल के दिखा दो, बोले भूल ही नहीं जा रही, इसका मतलब याद नहीं की हुई। अगर याद की हुई होती तो भूल जाते। जैसे साइकिल चलाना है, साइकिल चलाना आपने सीखा हुआ है, भूल के दिखा दो। आप साइकिल चलाना भूल के दिखा दो, आप नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि चलाना सीखा है, याद नहीं किया हुआ। अगर साइकिल याद की होती तो आज भूल जाते। साइकिल चलानी सीखी है, 20 साल बाद, 30 साल बाद भी साइकिल चलाओगे, चला लोगे। तो जो सीखने की चीज है, अगर उसको याद करोगे तो भूलोगे। साइकिल को अगर याद किया होता तो 2-4 दिन में भूल जाते, लेकिन आपने साइकिल को याद नहीं किया। साइकिल को चलाना सीखा है, सीखा है। और सीखी हुई चीज 50 साल बाद बूढ़े भी हो जाओगे ना, शरीर में जान ना हो वो अलग बात है। अगर जान हुई तो साइकिल चला के दिखा दोगे आप 50 साल बाद भी। तो जो चीज सीखने की है उसको सीखो, याद मत करो, है ना? अब याद करोगे तो भाई दिक्कत तो आएगी आएगी। अभी वो एक आया भी, एक अच्छा खासा इंटरव्यू है, आप देखिएगा। एलन का एक स्टूडेंट है जिसकी फर्स्ट रैंक आई है। एलन का एक स्टूडेंट है जिसकी फर्स्ट रैंक आई है। तो उसका इंटरव्यू एलन वालों ने डाला हुआ है, आईआईटी में उसने फर्स्ट रैंक ली है। ऐसे ही कोई कोटा का स्टूडेंट है, कोटा में ही पढ़ा हुआ है, उसका बड़ा प्यारा इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में एक बात उसने कही कि यार गणित के
उसको उसने पूछा, एंकर ने पूछा कि भाई आप गणित के जो फॉर्मूले, इतने इतने फॉर्मूले होते हैं, आपने कैसे याद किए? गणित के फॉर्मूले वो कब याद करने होते हैं? वो तो निकालने होते हैं, निकालते जाते हैं, याद होते जाते हैं, निकालते जाते हैं, याद होते जाते हैं। उसको कौन याद करता है? उनको कौन याद करता है? वो तो निकालते जाओ, याद होते जाएंगे। सवाल निकालोगे, अपने आप आएंगे, अपने आप सवाल मांगेंगे आपसे, वो तो अपने आप ही याद होते जाएंगे। आप सवाल निकालो। आप सवाल कम निकालते हैं इसलिए याद करने पड़ते हैं, क्योंकि सवाल नहीं निकाल रहे हो तो सूत्र याद करने पड़ेंगे। दिक्कत यहां लड़ाई हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने खुद कह दिया है कि भैया मूल बिंदु जो है वो आपका दिग बिंदु है, बताओ ये कौन से प्रकार का है? ये नोड है, ए का मान 0 से बड़ा है, मूल बिंदु को बताना है वो क्या है? वो नोड है, या फिर उभ्याग्र है, या फिर संयुग्मी है? ये इन तीनों में से कौन सा है? और चौथा तो हो ही नहीं सकता, इन तीन में से कोई ना कोई होगा, चौथा तो संभव ही नहीं होगा। आ जाओ। मूल बिंदु कैसा है? देखो मूल बिंदु दे दिया है, अच्छी बात है। अब हमें दिग बिंदु निकालना ही नहीं है, दिग बिंदु दिया हुआ है तो दिग बिंदु मिल गया। बस आर एस टी का मान निकालो, आर एस टी का मान निकालो। पहले फलन बना लो, सारे पदों को एक तरफ करके फलन बना लो। वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स क्यूब, सारे पद एक तरफ आ गए, बराबर 0 हो गया। अब डेल एफ ओवर डेल एक्स, एक बार अवकलन, दोबारा अवकलन कर दो, छह एक्स, ये आपका आर का मान आ गया। ठीक है, मूल बिंदु पे निकालना है तो मूल बिंदु भी रख दो, ये भी बढ़िया काम है, छोटा हो जाएगा। एक्स का मान 0 रखने पर माइनस का 2 है। ठीक है, उसके बाद में y के साथ 2 बार अवकलन, डेल एफ ओवर डेल वाई, दोबारा करने पर ये आपका टी का मान आ गया। अब तीसरा मान जो हमारा होता है एस का मान, एक्स वाले का वाई के साथ अवकलन करके, वाई के साथ करोगे 0 आ गया, तीनों मान आ गए। अब देखो कौन सी स्थिति आती है, एस स्क्वायर का मान 0 का स्क्वायर 0 आ गया, एस स्क्वायर 0 आया, आर टी कितना आया, आर का मान माइनस का 2a, टी का मान 2, ये माइनस का 4a आया, ए प्लस का है इसलिए माइनस का ही रहेगा। कौन बड़ा आया? बोला एस स्क्वायर बड़ा आया आर टी से, आर टी माइनस का है, एस स्क्वायर प्लस का है, एस स्क्वायर 0 है तो 0 हमेशा माइनस से बड़ा होता है, तो ये नोड हो गया। ये नोड हो गया। अब यहाँ पे सवाल और बन सकता है, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे ऐसे बन सकता है, ए के मान, अगर ए का मान माइनस का होता तो, अगर ए माइनस होता तो, अगर ए माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये प्लस हो जाता तो ये बड़ा हो जाता, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा हो जाता, तो ये बड़ा हो जाता तो आर टी बड़ा हो जाता, एस स्क्वायर छोटा हो जाता, तो ये संयुग्मी हो जाता। अगर ए का मान 0 होता तो, अगर ए 0 होता तो उभ्याग्र हो जाता। तो इसको याद रखिए, तीन चीजें हैं, तीन चीजें हैं। नंबर एक, ये तो सवाल का एक हिस्सा है, इसके तीन हिस्से भी बन सकते हैं। ए अगर प्लस का है तो ये नोड है, क्योंकि ये ए पे डिपेंड कर रहा है। अगर ए माइनस का होता तो ये संयुग्मी होता, कॉन्जुगेट होता। अगर ए का मान 0 होता
तो ये कश्प होता, मतलब उभयाग्र होता, ये उभयाग्र होता। सही है। ये आपका मैक्सिमम मिनिमम वाला ही तो है यार, आर टी माइनस एस स्क्वायर, वही है, रट्टो मत वाला ही तो है वो, रट्टो मत समझो, मुझे कल हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, रट्टो मत समझो, वो वही तो है, आर टी एस स्क्वायर आर टी बस। और कल वाला मैक्सिमम मिनिमम वाली भाई वो जो कंडीशन है वो बन जाएगी। तो ये हो गया। चलो एक सवाल और ट्राई कर लेते हैं। ये ले लो। इसका मूल बिंदु जो है, अगर ए और बी के चिन्ह समान हो, अगर ए तथा बी का चिन्ह एक जैसा हो, मतलब अगर प्लस है तो दोनों प्लस हो, माइनस है तो दोनों माइनस हो, तो बताओ मूल बिंदु इस वक्र के लिए किस प्रकार का द्विबिंदु होगा, नोड होगा, संयुग्मी होगा, या उभयाग्र होगा। तो पदों को एक तरफ कर लो, एफ बना लो। हाँ, पदों को एक तरफ कर लो और एफ बना लो। ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स पहला अवकलन एक्स के सापेक्ष। पहले आर का मान बनाते हैं, डेल एफ ओवर डेल एक्स, एक्स का अवकलन एक कर दो, साइन को छोड़ दो, ये पहली बार अवकलन हो गया। साइन का कॉस एक्स बटा ए का एक बटा ए, फिर यहां पे करें एक्स का एक, फिर एक्स बटा ए को छोड़ दिया, कॉस का माइनस साइन, ये आपके आर का मान आ गया, 0 0 पे निकाल लो, 0 0 पर साइन एक्स का मान 0 रखते, ये 0 हो गया, कॉस 0 का मान 1 हो गया, 1 बटा ए हो गया, 1 बटा ए हो गया, तो ये 2 बटा ए, तो माइनस का 2 बी बटा ए, ये आर का मान आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और y के सापेक्ष 2 बार करते हैं। y के सापेक्ष वाले में तो जोर आएगा भी नहीं, क्योंकि y का खाली एक ही पद है, डेल एफ ओवर डेल वाई बराबर 2y, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, दोबारा करने पर 2 आ गया। अब y वाले का x के साथ कर लो, वो 0 हो गया, s का मान 0 हो गया, t का मान 2 हो गया, और s स्क्वायर का मान s स्क्वायर हो गया 0 का स्क्वायर 0, आर टी हो गया आपका, r का मान
4b/a आ गया। अब b और a का चिन्ह सेम है, अगर b और a का चिन्ह सेम है तो b/a प्लस का ही होगा हमेशा, b/a हमेशा प्लस का होगा या नहीं होगा? क्योंकि अगर दोनों प्लस है तो भी प्लस आएगा, दोनों माइनस है तो भी प्लस आएगा, तो ये तो हमेशा प्लस ही आएगा। तो ये प्लस आएगा तो ये माइनस हमेशा बचेगा, ये माइनस बचेगा तो ये 0 से छोटा आएगा, तो s² छोटा आएगा RT से, क्योंकि ये हमेशा माइनस का आएगा, ये 0 आया तो माइनस का हमेशा 0 से छोटा होता है, तो ये नोट हो गया, ये नोट हो गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन दिया होता कि विपरीत प्रकृति के हैं, अगर a और b का चिन्ह विपरीत होता तो एक प्लस होता एक माइनस होता, तो b/a हमेशा माइनस का आता, और b/a माइनस का आता तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, और ये प्लस हो जाता तो 0 से बड़ा होता तो ये संयुग्मी हो जाता। फिर तो ये एक दो सवाल है ना, ये नवकार में भी आपको ये मिल जाएंगे, JPH में, CBH में, और यही पेपर में मिल जाएंगे, क्योंकि इतना ही सवाल, इतना ही समान है। जितनी भी चाहे और किताबें उठा लो, ये जो मैंने 2-4 सवाल आपको दिखाए हैं, ये ही लगभग सारी किताबों में है और यही परीक्षाओं में है, क्योंकि टॉपिक इतना छोटा है कि ज़्यादा वेराइटीज टॉपिक में कहीं है ही नहीं, और इधर उधर सबने कॉपी करके वही सवाल बनाए हुए, तो यही पेपर वाले बनाते हैं। तो टॉपिक बहुत छोटा है, बढ़िया है, एक सवाल आराम से बन जाएगा। याद ही कितना रखना है, याद ही क्या रखना, नत्ती परिवर्तन बिंदु 2 बार अवकलन करो 0, उसके बाद में इसके लिए s² - RT, s² RT निकाल लो, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन, बस एक पेज में भी अगर आप लिखोगे तो आधे पेज में इसके सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, आधे पेज के ऊपर ही सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, और जिसमें से एक सवाल आपका पेपर में बन जाता है। इससे कितना छोटा टॉपिक है, कितना बढ़िया है, एक क्वेश्चन आएगा, बड़ा टॉपिक थोड़ी है, एक क्लास में निपटा दिया, इससे सोच सकते हो कि कितना बड़ा टॉपिक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको इधर ला रहे हो या इसको इधर ला रहे हो, किसी को किधर ले आओ वो F कहलाता है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किधर भी ले आओ, आप इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले आओ, वो R और S में कवर हो जाएगा आगे। ठीक है, हो गया, बस इसको प्रैक्टिस कर लो, निकाल लो, और टेस्ट आएगा अभी, टेस्ट दे देना, उसके बाद परफेक्ट, ये आपका एक सवाल बन जाएगा। ओवरऑल सारा कवर हो गया, जितने भांति भूंति है सब कवर हो गया। इसको, इस क्लास को देख लो, इसको रिपीट कर लो, दोहरा लो और टेस्ट दे दो। क्या स्मार्ट बाइट बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप लिख लो ना इतना, क्या भाई, एक तो उत्तलता, अवतलता, नत्ती परिवर्तन बिंदु, और इसके बाद में दिग बिंदु, del F over del X, del F over del Y बराबर 0, और फिर ये s², आधे पेज में ही आपके सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। अभी तो ताजा ये PDF है, इस PDF को देख के अपनी डायरी में नोट कर लो। बुक में बताया तो है मैंने, बुक में बता दिया मैंने, शुरुआत में ही बता दिया था, शुरुआत में बता दिया। नवकार वाली जो बुक है उसमें अवकलन गणित जो है फर्स्ट ईयर की बुक, उसमें आपको विचित्र बिंदु के नाम से टॉपिक मिल जाएगा। आपकी जो नवकार की बुक है उसमें अवकलन गणित की बुक चलती है फर्स्ट ईयर में, उसमें विचित्र बिंदु के नाम से टॉपिक है, एक प्रश्नावली है, वो वहां से पढ़ सकता है। ठीक है, वरना मुझे जरूरत नहीं पड़ती, आपको किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बस ये PDF निकाल लो और टेस्ट वेस्ट इस पे जो बनते हैं वो दे दो, इतने ही सवाल हैं इसमें, उससे ज्यादा सवाल है भी नहीं, और फिर भी पढ़ना चाहो तो बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। फलन, अगली क्लास जो होगी वो हमारी फलन की होगी, फलन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। JPH में नहीं पता है, JPH तो मैं यूज नहीं करता, सारी किताबें तो JPH तो मैं लाता ही नहीं हूँ, है ही नहीं मेरे पास, और नवकार की बुक है, बाकी स्टैंडर्ड बुक है जिनका आपका कोई लेना देना नहीं होगा, तो नवकार से JPH में ढूंढ लो, मिल जाएगी। ठीक है, मेरी बुक में आपको अवकलन गणित वाले टॉपिक में मिलेगी, जो अवकलन गणित है ना, PYQ वाली बुक है, उसमें जो अवकलन गणित का टॉपिक है वहां मिलेगी, क्योंकि अवकलन में आता है ये सब कुछ, ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, मैक्सिमा मिनिमा, ये विचित्र बिंदु, ये सब के सब अवकल गणित के टॉपिक के अंदर आते हैं, तो वहां मिल जाएंगे। ठीक है, कर दूं खत्म, ओके।